ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम देश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से बॉलीवुड के विरुद्ध एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन चल रहा है। इसे हम एक प्रकार से एक जन क्रांति भी कह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग किस प्रकार से बॉलीवुड के प्रति अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। तो आखिर पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि बॉलीवुड का आज हम ये पतन देख रहे हैं। नहीं तो 5-6 वर्ष पहले तक देख लीजिए, बॉलीवुड के जो कुछ सो कॉल्ड स्टार, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी कैसी मोनोपोली थी, या फिर कैसे वो अपने आप को कुछ एक डेमिगॉड जैसा कुछ समझकर बैठे थे कि भाई हम जो बोलेंगे वही सही है, हम ही सर्वे सर्वा है। वैसे आज भी कुछ लोगों के अंदर बॉलीवुड में ये मानसिकता, वो एरोगेंस आज भी हमें देखने को मिलता है। पर फिर भी आज देश की जनता ये इस मोनोपोली को, इस अहंकार को, इस एरोगेंस को नकार रही है। तो आखिर बॉलीवुड के इस पतन के पीछे क्या कारण है। तो इसके कुल मिलाकर मैंने 11 कारण, मुख्य मुख्य, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न हम बता सकते हैं, पर मुख्य मुख्य 11 कारण मैंने नोट किए हैं। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि सभी के सभी जो मुद्दे हैं, सभी के सभी जो 11 कारण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बॉलीवुड को अपने आप को सच में बदलना है तो ये सब बातें बॉलीवुड के लिए भी सुनना, समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहला कारण है सिलेक्टिव आउटरीच और सो कॉल्ड एक्टिविज्म। और बॉलीवुड का ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और तथाकथित एक्टिविज्म है, ये भी हमने पिछले 7-8 वर्षों में ही सबसे ज़्यादा देखा है। उदाहरण देने के लिए हम कई सारी बातें बता सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे कि कहीं पर अगर सीट के ऊपर से झगड़ा हो जाए तो उसे बीप के साथ में जोड़ना, रिलीजन के साथ में जोड़ना, उसे कम्युनल एंगल देना ज़बरदस्ती, दूसरे दिन सड़कों पर नॉट इन माय नेम के बैनर लेकर के खड़े हो जाना, देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास करना। ये देखा ना, हमने अपनी आंखों से देखा है। या फिर कैसे कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर ये प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, पूरा फोटोशूट वगैरह करवाते हैं, मंदिर को टारगेट करेंगे, लोगों की आस्था को टारगेट करेंगे, अपने भारतीय हिंदुस्तानी होने पर हम कैसे शर्मिंदा है ये लोगों को, पूरी दुनिया को, विश्व को बताएंगे। भले ही उस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई उन्हें पता हो नहीं हो, वो एक अलग बात है, पर एक एक्टिविज्म हमने इनका, सिलेक्टिव एक्टिविज्म, सिलेक्टिव जो आउटरीच है वो हमने देखा है। दूसरी तरफ सैकड़ों सैकड़ों हत्याएं हो जाती है। ध्रुव त्यागी हो, चंदन गुप्ता हो, भरत यादव हो, डॉक्टर नारंग हो, अंकित सक्सेना हो, रामालिंगम जी हो, अभी की बात करते तो कन्हैयालाल जी हो, उमेश कोल्ले जी हो, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी। पर उस पर तो ये कभी एक शब्द भी नहीं बोलते। पर दूसरी तरफ तुरंत देश को इंटॉलरेंट होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं कुछ सिलेक्टिव, कोई इक्का दुक्का घटना को लेकर। और बाकी सैकड़ों सैकड़ों घटनाओं पर, वो भले ही कितनी ही भयानक क्यों ना हो, लड़कियों को जिंदा ही क्यों ना जला दिया जा रहा हो, सूटकेस में लाशें ही क्यों ना मिल रही हो, दिन दहाड़े सड़क पर दिख रहा है, गोली ही क्यों ना मार दी जा रही हो, पर उस पर वो चुप रहेंगे। उल्टा उन बातों को कई बार हम जस्टिफाई करते हुए भी देख सकते हैं इन्हें। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, ये लोग भूलते नहीं हैं। लोग भूले नहीं कि किस प्रकार से इसी इंडस्ट्री के 49 लोगों ने खत लिखा था मोदी जी को कि ये जय श्री राम कैसे वॉर क्राई बन गया है, वो भी कुछ झूठी खबरों को लेकर। और लोग ये भी नहीं भूले कि किस प्रकार से इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जेएनयू में किन किन के साथ जाकर खड़ी हुई थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, ये सिलेक्टिव आउटरीच, ज़बरदस्ती लोगों की आस्था को टारगेट करना, या जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो उन त्योहारों पर तुरंत इनका वो एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है हमारे कल्चर से जुड़े हुए त्यौहार आने से पहले कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला हो और ये पूरी पृथ्वी अभी नष्ट हो जाने वाली है इन त्योहारों के कारण। एक ऐसा पूरा वातावरण ये बनाते हैं। लोग ये भूले नहीं हैं। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का या बॉलीवुड के एक्सपोज होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जा रहा था, उस समय इस इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े चेहरे, ज़्यादातर लोग उन लोगों के साथ में खड़े थे, उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे ज़मीन पर या फिर सोशल मीडिया पर, जो लोग देश को जला रहे थे, देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर झूठी बातें बताकर, झूठी खबरें फैलाकर देश में एक अशांति का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग भूले नहीं हैं। देश के करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे थे कि भाई जिस सीए के कानून का इस देश के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको लेकर कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है, कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। और जब प्रश्न पूछे जाते थे बॉलीवुड के इन एक्टर्स से, सेलिब्रिटीज से, तो क्या कहते थे कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही ना। ऐसे ऐसे बेतुके उत्तर दिए जाते थे। लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पर कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, या अन्य भी जो माइनॉरिटीज़ है, कैसे उन पर अत्याचार हुए हैं।
कैसे उनके मंदिरों को तोड़ा गया, लाखों लाखों हिंदुओं का कैसे नरसंहार हुआ है, लगातार वे वहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं। और आज अगर भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है और उस पर अगर बॉलीवुड ये पूरा एजेंडा चलाया गया था देश को अंदर से अस्थिर करने का, तो लोग क्या ये समझ नहीं रहे थे कि इसके पीछे क्या मानसिकता है? लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि भाई ये वो इंडस्ट्री है जिसे अफगानिस्तान के शरणार्थी कैंप की बड़ी चिंता होती है, उस पर यहाँ पर ये तोरबाज नाम की फिल्म बनाते हैं संजय दत्त के साथ में। या फिर मलाला यूसुफजई पर भी फिल्म बनी थी, अब वो बॉलीवुड की फिल्म थी या क्या पता नहीं, पर कई सारे बड़े बड़े चेहरे उसमें थे, तो उस पर फिल्म बनाती है। पर जो हिंदू पिछले कई दशकों से वहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं, उन्हें अगर आज नागरिकता दी जा रही है तो कैसे कैसे देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था और कैसे ये इंडस्ट्री उन अस्थिर करने वालों के साथ में खड़ी थी, लोग ये देख रहे थे। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है लगातार आते जा रहा हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट। वो तो पिछले कुछ दशकों से हो ही रहा था, पर 2014 के बाद में और ज़्यादा ऐसा कंटेंट बना है। विशेषतः OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कैसी कैसी मानसिकता की फिल्में आई है। अब ये इंडस्ट्री ये कहकर तो नहीं बच सकती ना कि भाई वो तो OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट है, उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं। लोग तो देखते हैं ना कि भाई जो फिल्म मेकर्स है या जो काम करने वाले लोग हैं या जो चेहरे हमें उसमें दिखाई देते हैं वो तो इसी इंडस्ट्री के हैं, तो ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और OTT प्लेटफॉर्म्स को भी हम छोड़ दें तो भी इस इंडस्ट्री ने भी कोई हिंदू घृणा फैलाने वाली कम फिल्में नहीं बनाई हैं। बहुत सारी फिल्में हम पिछले कई दशकों से लगातार देखते आ रहे हैं कि कैसे इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का, उनके रीति रिवाजों का, परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है। किसी एक्टर के साथ कुछ अपशकुन होने वाला होता है तो उससे पहले बराबर उसे पूजा करते हुए दिखाया जाएगा। ऐसे तो कभी याद नहीं आएगी किसी एक्टर को धार्मिक दिखाना, उसे बड़ा भक्तिभाव वाला दिखाना या पूजा करते हुए दिखाना, पर उसके जीवन में कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है ना, उससे पहले बराबर उसे पूजा आदि करते हुए दिखाया जाएगा। कई कई जगहों पर हमने ये देखी हुई है विकृत मानसिकता। और केवल यही नहीं, हमारे सनातन संस्कृति से, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी सिंबल क्यों ना हो, उसे हमेशा ये नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमेशा वो सिंबल्स, वो प्रतीक हमारे संस्कृति से जुड़े हुए किसी न किसी विलन के शरीर पर हमें दिखाई देते हैं, या किसी कैरेक्टर का अगर मजाक उड़ाना हो तो वहाँ पर हमें वो दिखाई देते हैं। चाहे वो तिलक लगाना हो, चोटी रखना हो, या फिर हमारी भारतीय वेशभूषा ही क्यों ना हो, उसका भी नेगेटिव कैरेक्टर्स पर वो पूरा प्रॉपर वेशभूषा में दिखाई देती है। वो चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो। जब भी इन्हें कोई बहुत तुच्छ मानसिकता का कैरेक्टर दिखाना होता है तो तुरंत तुच्छ, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, पता नहीं ये क्या क्या वो बड़े शब्द खोज कर रखे हैं, तो ऐसे कैरेक्टर दिखाना होता तो पूरा ऐसा वो हमारे सारे सिंबल्स वो सब याद आ जाते हैं उस समय। ये लगातार ये जो आप स्टेरियोटाइप करते आ रहे हैं हमारे कल्चर को, वो भी निगेटिव वे में, तो ये लोग भूले नहीं हैं। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का चौथा कारण है सोशल मीडिया। देखिए, ऐसा नहीं कि आज से 6-7 वर्ष पहले तक लोगों को बॉलीवुड की इस मानसिकता के बारे में पता नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से पता था लोगों को। पर एक तो मीडिया का पूरी तरीके से कंट्रोल था, दूसरी किसी आवाज़ को सामने आने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। पूरी तरीके से एक ही लेफ्ट की विचारधारा का ही पूरी तरीके से इकोसिस्टम पर कब्जा था मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर भी एक जो एलिट मानसिकता के लोग हैं ना, उनका ही पूरी तरीके से वर्चस्व था। क्योंकि भाई 1 GB के 250 से 300 रुपये देने पड़ते थे, ज़्यादा नहीं, बस 4.5-5 वर्ष पहले की बात है। 1 GB के 250 से 300 रुपये देने पड़ते थे। उस दृष्टि में आज अगर हम देखें तो नेट लगभग फ्री हो गया है। आज तो 2-2, 3-3 GB लोग ऐसे ही एक दिन में यूज़ कर लेते हैं या उससे भी ज़्यादा करते हैं। तो पहले जो बस एक एलिट मानसिकता, वोक मानसिकता के लोगों का जो कंट्रोल था ना सोशल मीडिया पर, वो अब नहीं रहा। अब सामान्य से सामान्य जनता भी सोशल मीडिया पर है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नहीं तो लोग तो पहले भी समझते थे कि 26/11 आतंकवादी हमला होने के बाद में कैसे उसे ज़बरदस्ती हिंदू आतंकवाद साबित करने का प्रयास किया जा रहा था एक पार्टी के द्वारा। फिर कैसे इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर, जिसे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा फिल्म मेकर समझती है, कहती है, बड़ा सम्मान देती है इंडस्ट्री, महेश भट्ट, वो उस पुस्तक की विमोचन में हमें वो वीडियो आज भी हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। वहाँ जाकर क्या बोला गया था, क्या चल रहा था उस समय, लोग उस समय भी समझते थे। पर ये बातें कभी मतलब मीडिया ना इसको ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी प्रेजेंट करती थी खुलकर, ना इस पर कोई ऐसी बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, और ना ही सोशल मीडिया पर कोई दूसरी आवाज़ सामने आ पाती थी। तो लोग सब समझते थे क्या हो रहा है क्या नहीं है। पर आज सोशल मीडिया के कारण एक प्रकार से रिवॉल्यूशन आया है, क्रांति आई है। एक सामान्य भारतीय भी सोशल मीडिया से जुड़ा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है
बॉलीवुड के पतन का या एक्सपोज होने का। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का पांचवा कारण है वही वही घिसा पिटा कंटेंट और रीमेक। आप देख लीजिए बॉलीवुड की जो मसाला एक्शन फिल्में हैं पिछले कुछ वर्षों में आई हुई, एक ही टोन लगभग सब में हमें दिखाई देगा। कुछ क्रिएटिव या कुछ नया करने का उन्होंने प्रयास किया हो मसाला एक्शन जॉनरा में भी, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। वही वही घिसा पिटा कंटेंट। इवन टाइगर श्रॉफ की तो आप ज़्यादातर फिल्में देख लीजिए उठाकर, वो तो पता ही नहीं चलता कौन सी फिल्म का कौन सा सीन है, सब कुछ एक ही जैसी फिल्में लगती है वो तो वही वही घिसी पिटी वही मसाला एक्शन फिल्में जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है। ऊपर से आपको कुछ आपके सो कॉल्ड स्टार, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, उनको ही बार बार ऑडियंस पर थोपना है, जिनके साथ लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से आप लगातार रीमेक बनाते जा रहे हैं। जो मसाला एक्शन फिल्में भी है वो भी किसी न किसी ओरिजिनल फिल्म का रीमेक ही होती है। और जो ओरिजिनल फिल्में होती है उनमें कम से कम एक भारतीयता होती है। उन कैरेक्टर्स की लाइफस्टाइल देखिए, परिवार देखिए, उनका बोलने का ढंग देखिए, उनकी भाषा देखिए, जिस प्रकार से उन्हें अपने कल्चर का, अपने परिवार का सम्मान करते हुए दिखाया जाता है। एक भारतीयता उन रीजनल फिल्मों में हमें कम से कम दिखाई देती है। बॉलीवुड जब उनका रीमेक करता है तो उसमें से भारतीयता ही हट जाती है। पूरी तरीके से ग्लैमराइज कर दिया जाता है उन कैरेक्टर्स को, पूरा वेस्टर्न बना दिया जाता है, जिसके साथ देश के 90 से 95% लोग कनेक्ट ही नहीं हो सकते। तो ये रीमेक भी बनाते हैं तो उसमें से भी भारतीयता गायब कर देते हैं। ऊपर से वही घिसा पिटा कंटेंट, वही घिसे पिटे चेहरे, जिनको देख देख कर लोग परेशान हो गए हैं, जिनके साथ लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का छठा कारण है केवल अपनी विचारधारा के लोगों को ही आगे बढ़ाना, केवल अपनी विचारधारा के लोगों को ही काम देना। बाकी जो राष्ट्रवादी विचारधारा से होते हैं या जो इनकी लॉबी में फिट नहीं बैठते या जो लोग इनके विचारों को, इनके फिल्मों को, इनके घटिया प्रोपेगेंडा फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको ये तुरंत साइड कर देते हैं, उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हैं। उनको ये उनकी फिल्में जैसे इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा ये पूरा व्यवहार करते हैं। उनकी फिल्मों को रिव्यू तक नहीं किया जाता। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में तक, कहीं पर अवार्ड फंक्शन में कहीं पर बुलाया नहीं जाएगा। पूरा अलग थलग कर दिया जाता है कि देखो हमारी मोनोपोली इंडस्ट्री पर हम जो चाहेंगे वही बनेगा, हम जो बोलेंगे वही दिखाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। आप अपना एक अलग विचार रख ही नहीं सकते, और रखेंगे तो आपको पूरा एक मजाक उड़ाया जाएगा, आपको पूरा मानसिक रूप से पागल घोषित कर देने का प्रयास किया जाएगा। ये एक ऐसी मोनोपोली बनाकर रखे, और ये सबसे बड़ी समस्या है। इनसाइडर्स आउटसाइडर्स ये समस्या है ही नहीं, ये सबसे पहले बात आप समझ लीजिए। कई सारे आउटसाइडर्स भी हैं ना इंडस्ट्री में, उनको भी फिल्में मिलती है ना। कैसे मिलती है? क्योंकि वो उनकी लॉबी में फिट बैठ गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोपेगेंडा फिल्मों में भी काम करने के लिए तैयार है। आप बस अगर आप सोसाइटी के नाम से, समाज के नाम से, परिवार के नाम से, पारिवारिक मूल्यों के नाम से, नैतिक मूल्यों के नाम से छाती कूटने के लिए तैयार है, देश के नाम से छाती कूटने के लिए तैयार है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने के लिए तैयार है, आतंकवाद को जस्टिफाई करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका जो वो प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट है उसमें आप काम करने के लिए तैयार है, तो आप आउटसाइडर्स हो तो भी कोई इस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं है, काम मिलेगा आपको। इसके बाद बॉलीवुड के पतन का सातवां कारण है इनकी लाइफस्टाइल और उनका वो बहुत ही घटिया सी एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलना। आजकल आप देख लीजिए, आजकल जितने भी ये नए नए स्टार किड्स या जो भी सो कॉल्ड इनके सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिए, या जो भी उनके शोज़ वगैरह चलते हैं, कॉफी विद करण या जो भी हो, वहाँ पर उनका वो बात करने का ढंग देखिए भाई। एक एक उनका लाइन भी मुंह से ऐसे निकलती है ना, ऐसे लगता है कि कानों में कोई ऐसा कोई एसिड डाल रहा हो। इतना गंदी एक्सेंट में वो अंग्रेज़ी में बात करना, जैसे वो उनके वो विचित्र से कपड़े और वो इतना एरोगेंस से भरा हुआ एटीट्यूड, उनका वो बात करने का ढंग भी आप देख लीजिए, इतना अहंकार होता है भाई, नहीं देखा जाता एक सेकंड के लिए भी। और उनकी लाइफस्टाइल आप देख लीजिए भाई, लोग नहीं कनेक्ट करते आपके साथ में, ये इतना एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? और ऊपर से ये लोग अपनी इस घटिया सी लाइफस्टाइल को या विचित्र से कपड़ों को या फिर वो विचित्र सी घटिया एक्सेंट में अंग्रेजी में बात करने को बड़े प्राउडली, बड़े गर्व के साथ में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रमोट भी करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये करके वो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इनका सबसे बड़ा भ्रम है, भ्रांति है, गलतफहमी है कि लोग ये करके लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। उल्टा ये एक प्रकार से पहले जो आज से 20-30 वर्ष पहले तक अगर आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि उस समय भी जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ होंगे वो भी अपनी एक बहुत ही ऐशो आराम वाली या जो भी जैसी भी लाइफस्टाइल वो जीते होंगे, पर उतना वो एक्सपोज्ड नहीं थे लोगों के सामने, या कम से कम वो अपने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करते थे, थोड़ा अपने ज़मीन से थोड़ा बहुत किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे।
इस कारण से वो एक स्टार या सेलिब्रिटी जिनको कहते हैं वो एक था उस समय लोग उन एक्टर्स को थोड़ा बहुत फॉलो भी करते थे। पर आज ये सोशल मीडिया के कारण ये और इनकी लाइफस्टाइल, वो घटिया से एक्सेंट में बात करना, लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, कौन है ये लोग, और इनके साथ इनको हम क्यों देखें जाकर अपने पैसे खर्च करके। तो ये हो गया है कि पूरा जो गटर का ढक्कन एक प्रकार से जो बंद था वो खुल गया है और लोग अब इससे दूर भागना चाहते हैं। नहीं, कोई यहाँ पर पास नहीं बैठना चाहता। और ऊपर से आप अपनी फिल्मों के माध्यम से अपनी इसी लाइफस्टाइल को, इसी मानसिकता को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हो। वही बार बार पेट्रियार्की के नाम से, परिवार के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, परंपराओं के नाम से, सिस्टम के नाम से, समाज के नाम से, देश के नाम से छाती कूटने वाली फिल्में बनाए जा रहे हो। इसके बाद 8वां रीज़न वही है जो मैंने अभी आखिरी लाइन बोली, इनका वोक कंटेंट। ये जिस एक मानसिकता में रहते हैं, या इनके जो लाला लैंड में ये जो रहते हैं, या फिर अब बड़े बड़े स्टार किड्स से भाई उन्होंने कभी ज़मीन की सच्चाई उन्हें पता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्या है पता ही नहीं है, अपने एयर कंडीशन कमरों से कभी बाहर निकले नहीं हैं, जिम जाना, डांस क्लास जाना और आकर छाती कूटना सोशल मीडिया पर, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ बाहर दुनिया के बारे में पता होता ही नहीं है। और फिर उसी मानसिकता की फिल्में ये बनाते हैं। इनकी फिल्मों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेक्स, सेक्स और केवल सेक्स। ये चाहे कोई भी कहानी बना ले, फिल्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सेक्स, हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए। ये समाज कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव है, हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को लात मारकर एक सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भागेंगे, सो कॉल्ड अपने सपनों के पीछे भागेंगे। हमें जीवन में कुछ बंधन नहीं चाहिए, हमें लिबरेट होना है। और लिबरेट होने का मतलब क्या है? बस परंपराएं, रीति रिवाज, पेरेंट्स, समाज, बुजुर्ग जो भी है उनके नाम से हमें छाती कूटना है। और ये सब करने के बाद में जब ये पूरे अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात, ऐसी लाइफस्टाइल आपको शोक, भय, चिंता, डिप्रेशन इसी की तरफ लेकर के जाएगी। जीवन में उन्नत होना है तो कहीं ना कहीं जीवन में संयम, मेहनत, पुरुषार्थ इसकी आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ये नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट आप वही लिबरलिज्म वाली लाइफस्टाइल जिएंगे, तो भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके अलावा आगे जाकर आपके जीवन में कुछ नहीं रहने वाला। तो फिर उसमें भी यही डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्में बनाएंगे, सुसाइड को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्में बनाएंगे। भाई कोई भी व्यक्ति थिएटर में जाकर पैसे देकर अपने परिवार को कैसे तोड़ना है ये नहीं सीखना चाहेगा ना। वो फैमिली के साथ में पैसे खर्च करके जाएगा तो वो ये चाहेगा कि भाई हमारे मन में एक दूसरे के प्रति थोड़ी बहुत खटास भी हो ना, वो खटास दूर हो जाए। आप लोग तो फिल्मों में तलाक कैसे हमें लेना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी परिवार कैसे तोड़ने चाहिए, शादियां कैसे तोड़नी चाहिए, वो तो हमें तो वो सिखाना है, क्योंकि हम तो बहुत वेस्टर्न हो गए। और आपको सच में लगता है कि लोग 2000-3000 खर्च करके वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ में थिएटर में ये देखने के लिए जाएंगे कि हमें अपनी फैमिली कैसे तोड़नी है, हमें अपने देश कैसे तोड़ना है, हमें आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी कैसे पैदा करनी है, नक्सलियों को क्रांतिकारी कैसे देखना है, अपने ही कल्चर को इतनी बड़ी स्क्रीन पर उसका मजाक उड़ते हुए हमें देखना है, पैसे खर्च करके, वो भी। ये कंटेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसमें अभी भी बॉलीवुड नहीं बदलना चाहता। सो कॉल्ड सनातन संस्कृति का सम्मान कर रहा है, किया है हमने, ऐसी बोलने वाली फिल्मों में भी हम देखते हैं, वहां पर भी वो जो हमारे सिंबल्स हैं उनको वो प्राउडली रिप्रेजेंट करने में उन्हें शर्म आती है। और ऊपर से जिनके लिए कहा जाता है कि हमने बड़ा एंशियंट इंडिया और हमारे प्राचीन संस्कृति का सम्मान किया, उसमें भी वो किन एक्टर्स को लेते हैं? इसके बाद बॉलीवुड के पतन का 9वां कारण है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। पर देखिए इसके भी 2 पहलू है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता था। कई लोग कहते हैं कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सस्ते में अभी कंटेंट अवेलेबल है, पूरी दुनिया भर का कंटेंट हम वहाँ पर घर बैठे देख सकते हैं अपने परिवार के साथ में, तो थिएटर में क्यों जाना। इस कारण से थिएटर का ज़्यादा नुकसान हुआ है या फिल्म इंडस्ट्री का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये एक छोटा सा पहलू हो सकता है, पर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता था अगर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कंटेंट आता जो लोगों के दिल जीते या लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाए। ऐसा कंटेंट अगर वहाँ पर आता तो ये इंडस्ट्री उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ सकती थी। पर इंडस्ट्री को तो अपने ही दर्शकों से पूरा वो अपनी, जैसे कि उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया है अपने ही दर्शकों के साथ में, उनको ही थ्रेट कर रहे हैं, उनको ही गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो अभी भी ये इंडस्ट्री समझ नहीं रही कि भाई आपको सर्वाइव करना है तो आपको ऑडियंस चाहिए, उस ऑडियंस को आपको अपने साथ जोड़ना होगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसमें उनकी मदद कर सकते थे, पर उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो सारा का सारा वो कंटेंट भरा पड़ा है। लोग आज टीवी चालू करके कोई भी सीरीज़ लगाते हैं, कोई भी फिल्म लगाते हैं, तो उसमें वही छाती कूटो, छाती कूटो, छाती कूटो,
परिवार के नाम से, रीति रिवाज के नाम से, परंपराओं के नाम से बस वही छाती कूटो, सेक्सुअल लिबरेशन। अरे भाई लोग घर बैठकर देखने जैसा कंटेंट भी वहां पर नहीं रहा, तो लोग कहां से आपके साथ में जुड़ेंगे? फ्रस्ट्रेट होगा ही ना यार आदमी। आप बार बार वही दिखाओगे उसको तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्या? इसके बाद बॉलीवुड के पतन का 10वां कारण है इनका अहंकार, एरोगेंस। वो तो हमने हाल ही में कई इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा। इस इंडस्ट्री के ही लोग बोलते हैं कि भाई मत देखना तो मत देखो हमें। हाँ, मतलब ऐसा बोला जाता है जैसे कि हमने थोड़ी ना तुम्हें आमंत्रण दिया है, मत देखना तो मत देखो ना, हमारी तो मोनोपोली है भाई, हम तो बड़े बड़े लंबे लंबे वीकेंड पर फिल्में रिलीज करेंगे, तुम्हारे पास चॉइस कहाँ पर है? आओगे तो हमारी ही शरण में ना। फैमिली के साथ में बाहर जाना है, इंजॉय आपको अगर करना है, एंटरटेनमेंट अगर आपको चाहिए तो हमारा ही मोनोपोली भाई। हम तो तुमको धमकियाँ देंगे, गालियाँ देंगे, देखना है तो देखो नहीं तो मत देखो, ऐसी बातें बोलेंगे, क्योंकि पता है कि भाई हमारा कंट्रोल है। जाओगे कहाँ पर दूसरी तरफ? ऐसा लगता था, पर अभी भाई ऑप्शंस अवेलेबल हो गए ना। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, आज देख रहे हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई इस कंटेंट के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, इनके साथ हम नहीं हो रहे कनेक्ट। पर अभी भी इंडस्ट्री के लोग एरोगेंस छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी भी वो एक प्रकार से अपने ही ग्राहक, अपने ही कंज्यूमर के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। उनको ही वो गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या अपनी उस वोक मानसिकता से बाहर नहीं आना है। शमशेर जैसी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो ये ऑडियंस को ही दोष देते हैं। डायरेक्टर हो, संजय दत्त हो, उन्होंने जो कुछ भी ओपन लेटर वगैरह सोशल मीडिया पर जो भी लिखा था, ये ऑडियंस पर ही दोष थोप रहे हैं, उनको ही दोष दे रहे हैं। तो बॉलीवुड को कम से कम अपने इस अहंकार को साइड में रखकर उनके जो दर्शक हैं, उनके जो ग्राहक हैं, उनका सम्मान करना सीखना होगा। आप लोगों की ही आस्था का मजाक उड़ाकर उनसे ही, उनके ही जेब से पैसे निकालना चाहते हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? पहले मीडिया मैनेजमेंट के कारण हो जाता था, आज से 5-6 वर्ष पहले तक, क्योंकि भाई एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम का ऐसा पूरा वर्चस्व था ना, तो वो अभी वो एक वर्चस्व मोनोपोली नहीं रही है। और इसके बाद बॉलीवुड के पतन का 11वां रीज़न है पाकिस्तान प्रेम, जो हम कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों में देख सकते हैं, बीच बीच में आती ही रहती फिल्में। अभी हाल ही में तो लाल सिंह चड्ढा में हमने देखा, पाकिस्तानी आतंकी है उसको भी मतलब ह्यूमनाइज कर दिया है उन्होंने, या इससे पहले भी हमने कई सारी फिल्में देखी हुई है। तो ये बात भी लोग समझते हैं, भले ही ये लोग दूसरों को कितना भी सर्टिफिकेट बांटे कि यार तुम लोग तो फासिस्ट हो, तुम तो हाइपर टॉक्सिक नेशनलिस्ट हो, या जो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटे, लोग समझते हैं क्या है, क्या सच्चाई है, क्या इतिहास है, लोग समझते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने जो ये 11 रीज़न बताए, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।